मतलब बड़ी मेहनत करके अलग अलग जगह से सारे लिगेंड इकट्ठा करके इनकी वैल्यू निकाली गई है। सही है। यही 3 चीजें हैं जो मैटर करती हैं। तो 50% इंक्रीज मिल जाता है बाय इंक्रीजिंग दी, यहां पे आपसे पूछ रखा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। हेलो बच्चों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एसाप इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों, आज हम अपना लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आपको पहले 3 लेक्चर पसंद आए होंगे और जो हमने आपको टेस्ट दिए थे वो टेस्ट आपने दिए होंगे। बच्चों, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड्स देखी होगी। क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की कि वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड्स आई कैसे है, कैसे उसको निकाला गया है? आपको पता है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड्स को एक्सप्लेन नहीं करती, पर एक्सप्लेन नहीं करने के बावजूद उसको कैसे ये निकाल पाई होगी, काफी खतरनाक बात लगती है कि नहीं? तो चलिए आज हम उसी को एक्सप्लोर करेंगे, उसी को पूरी तरह आपको मैं आज एक नया तरीका दिखाऊंगा जिनसे आप उस चीजों को समझ पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा लेक्चर 4 का, वो रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर। ठीक, जो डेल, जिसकी हमने बात करी थी कि डेल निकालने के अलग अलग ज्योमेट्रीज के लिए हमने अलग अलग डेल निकाला था। ठीक, वो जो फैक्टर्स हैं वो हैं, नंबर 1 इज ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, नंबर 2 इज नेचर ऑफ द मेटल, नंबर 3 इज नेचर ऑफ द लिगेंड। यही 3 चीजें हैं जो मैटर करती हैं, जिससे जो हमारे डेल हैं वो अफेक्ट होते हैं। तो पहले सीधा सीधा इधर उधर ना करते हुए ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स को देखते हैं। ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखोगे, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिक और टेट्राहेड्रल। ठीक, नीचे जाते हुए अगर एज वी गो डाउन डेल डिक्रीज करता है। डेल स्क्वायर प्लेनर जो होता है वो ऑलमोस्ट 1.75 से 1.90 डेल नॉट रहता है। क्लियर? कई डेल क्यूबिक जो होता है वो 8/9 डेल नॉट होता है। डेल टेट्राहेड्रल जो होता है वो 4/9 डेल नॉट होता है। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्क्वायर प्लेनर का, फिर स्क्वायर पिरामिडल का, फिर ऑक्टाहेड्रल का, फिर क्यूबिक का और फिर टेट्राहेड्रल, इररिस्पेक्टिव ऑफ दी यहां पे लिगेंड। और अगर आप वो सेम रखोगे तो ये आंसर आपको ऐसा मिलेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, जो मैंने नेचर ऑफ मेटल और लिगेंड बोला था, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा जॉर्गेनसन्स पैरामीटर्स को। कौन से पैरामीटर्स? जॉर्गेनसन पैरामीटर। तो जॉर्गेनसन ने स्टडी करा बच्चों, जब स्टडी करा तो उसने क्या पाया कि डेल नॉट जो है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जी और एफ, और उसको उन्होंने 1000 सेंटीमीटर इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, विच इज अ कांस्टेंट। यस, तो जी को उन्होंने बोला कि मेटल फैक्टर और एफ को उन्होंने बोला लिगेंड फैक्टर। तो जैसे जैसे जी बढ़ेगा वैसे वैसे डेल नॉट बढ़ेगा, जैसे जैसे एफ बढ़ेगा वैसे वैसे डेल नॉट बढ़ता है। तो जी के लिए मेटल के फैक्टर मायने रखते हैं, एफ के लिए लिगेंड के फैक्टर मायने रखते हैं। यस, तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यूज निकाली। तो उन्होंने क्या करा, मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूं। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कोबाल्ट +3 लिया। ये उन्होंने अपना यहां पे ये लिया और यहां पे उन्होंने H2O लिया और एक कॉम्प्लेक्स लिया कोबाल्ट H2O6 3+, ये वाला एक कॉम्प्लेक्स लिया। ओके, कोबाल्ट H2O6 3+। अब इन्होंने इसके लिए डेल नॉट निकाला। क्या निकाला? डेल नॉट। और इनके लिए जब इन्होंने डेल नॉट निकाला तो इनको जो वैल्यू मिली, अगर आप जानते हैं, जब डेल नॉट निकाला कोबाल्ट H2O6 का स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू, तो डेल नॉट मिला 18,200 सेंटीमीटर इनवर्स। यस, तो इन्होंने क्या किया, कोबाल्ट H2O6 3+ का जब डेल नॉट निकाला स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू, वो आया 18,200 सेंटीमीटर इनवर्स। अब क्योंकि वाटर था तो वाटर को उन्होंने रेफरेंस रख लिया, H2O को क्या रख लिया? रेफरेंस। हाँ, और यहां से उन्होंने कहा कि ये G इंटू F इंटू 1000 सेंटीमीटर इनवर्स आता है और 18,200 सेंटीमीटर इनवर्स इन्होंने बोल दिया। तो उनको G इंटू F की जो वैल्यू है
वो 18.2 सेंटीमीटर इनवर्स मिल गई। और जब ये मिल गई, उन्होंने क्योंकि बोला कि ये तो H2O का था, तो ये इसको वैल्यू उन्होंने दे दी 1। क्या वैल्यू दे दी? 1। तो यहां पे जो G कोबाल्ट 3+ का आ गया, वो आ गया 18.2। इस तरह उन्होंने हर वाटर के साथ, तो वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया और जो भी डेल नॉट की वैल्यू आ गई वो G की वैल्यू से डिफाइन कर दी। इस तरह इन्हें यहां से G हो गया। फिर इन्होंने कोबाल्ट के इन सभी के साथ कॉम्प्लेक्स की वैल्यूज निकाली, उसके हिसाब से इनके अलग अलग डेल नॉट की वैल्यू आई, क्योंकि ये रेफरेंस था। अब कोबाल्ट 3+ का G तो हमारा फिक्स हो गया। तो आप बड़े आराम से, अगर आपको आगे चल के F लिगेंड निकालना है, तो F लिगेंड आप कैसे निकाल सकते थे? उन्होंने बड़े आराम से क्या करा, डेल नॉट डिवाइडेड बाय G कोबाल्ट 3+ इंटू 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। यहां से वो बड़े आराम से अपना F लिगेंड निकाल सकते थे। G कोबाल्ट 3+ की वैल्यू 18.2 थी, तो ये वैल्यू डेल नॉट इतनी। सही बात है। तो कोबाल्ट लिगेंड लिया 6 और 3+, इन सब की वैल्यू से अलग अलग F लिगेंड निकाल दिया गया। क्लियर है? इससे उनको अलग अलग F की वैल्यू मिल गई। अब वो जिस कॉम्प्लेक्स के साथ चाहते उससे F लिगेंड इसका लेते, इनमें से किसी का G लेंगे और डेल नॉट डायरेक्टली डिफाइन कर देंगे। इस तरह उन्होंने G और F डिफाइन करके किसी भी कॉम्प्लेक्स, इनमें से वो चाहे जो मर्जी कॉम्प्लेक्स ले लें, उसका ये डेल नॉट डिफाइन कर सकते थे बड़े आराम से। तो इस तरह जॉर्गेनसन ने अपना ये सीरीज बनाया। हेलो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आप ऐसा ही एक्सक्लूसिव कंटेंट पाना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए एसएप केम टाइम ऐप, जहां पे आपको आईआईटी जैम, सीएसआईआर नेट, गेट्स, यूईटी पीजी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी केमिस्ट्री, इन सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज, मटेरियल्स, कोर्सेज सब कुछ मिल जाता। तो देरी किस बात की है, डाउनलोड कीजिए एसएप केम टाइम ऐप या कांटेक्ट कीजिए नीचे दिए हुए नंबर पे। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो में। फैक्टर्स अफेक्टिंग जॉर्गेनसन मेटल फैक्टर, यानी G को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो सिंपल सी बात है बच्चा, G को सबसे पहली चीज जो अफेक्ट करती है वो करती है वैलेंस या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, ठीक है। अगर जैसे जैसे आप वैलेंसी बढ़ाते हो, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाते हो, +2 से +3 पे गए, +3 से +4 पे गए, जैसे जैसे आप जाओगे क्या होगा? द रेडियस ऑफ द मेटल डिक्रीज, मेटल का रेडियस डिक्रीज कर जाएगा। बोलो हाँ ना, छोटा हो जाएगा। अब ये ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करने लगेगा लिगेंड को, तो लिगेंड उसके खूब पास आ जाएगा। यस, द लिगेंड्स आर मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू इट ड्यू टू कूलम्बिक अट्रैक्शन। हाँ है ना। इस वजह से जब लिगेंड ज्यादा पास आ जाएंगे तो ज्यादा रिपल्शन करेंगे। तो जब ज्यादा रिपल्शन होगा, क्योंकि लिगेंड पास न्यूक्लियस की वजह से आता है और रिपेल बाद में उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स को करता है। तो यहां पे आप ना 10dq0 का फॉर्मूला देख रहे होगे। तो ये Ze² RD⁴, ये रेडियस, ये जो है एवरेज R D ऑर्बिटल, ये D ऑर्बिटल जो है एवरेज D ऑर्बिटल रेडियस, ये D ऑर्बिटल रेडियस है, ये D ऑर्बिटल का रेडियस है। और ये डिस्टेंस बिटवीन M एंड L, मेटल एंड लिगेंड है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बिटवीन मेटल एंड लिगेंड कम होगा, ΔQ0 क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? तो सिंपल सा तरीका ये है कि जो जितना पास आएगा वो उतना ज्यादा रिपेल करेगा। और पास कौन बुलाता है? मेटल का न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को देख को आ गया कि भाई अरे बाप रे, बड़ा अच्छा आदमी आया। अब जब जितना पास आएगा उतनी ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या करेगा? रिपेल करेगा। उतना ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या करेगा बच्चा? वो रिपेल करता है। ठीक, इसीलिए द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल नॉट इंक्रीजेस एज द वैलेंसी ऑफ द मेटल इंक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेनेडियम 2+ वाले को देखोगे जो 11,800 सेंटीमीटर इनवर्स है, वहीं पे अगर आप वेनेडियम H2O6 3+ को देखोगे तो 17,850 है। तो ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज मिल जाता है बाय इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। चलेगा। सेकेंड जो चीज मायने रखती है वो मायने रखती है n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द ऑर्बिटल, वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द ऑर्बिटल, जिसका आप डेल नॉट चेक कर रहे हो। तो आपको पता है जैसे जैसे n इंक्रीज करता है वैसे वैसे डेल इंक्रीज करता जाता है। डेल नॉट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर? क्यों करता है? तो मैं वही वाला फॉर्मूला आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूं। देखो यहां पे आपको पता है ये 3D यूज हुआ है,
कोबाल्ट है, कोबाल्ट 3 प्लस 3d6 है, ये 4d6 है और ये 5d6 है। नीचे जाते हो बस n इंक्रीज कर रहा है और n इंक्रीज करने से आप देखोगे तो डेल नॉट भी इंक्रीज होता हुआ आपको मिल रहा है। यहाँ पे 22 से 34, 34 से 40, तो लगभग यहाँ पे 50% इंक्रीज हो जाता है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 30% इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आया ना, बोलो चलेगा? तो इतनी बात आपको समझ में आई कि n इंक्रीज होने से डेल नॉट इंक्रीज होता है। क्यों होता है? रीजन दे रहा हूं, क्यों होता है रीजन दे रहा हूं। तो ये यही फॉर्मूला है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। जैसे जैसे आपका एवरेज रेडियस ऑफ डी ऑर्बिटल इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे आपका 10d क्यू नॉट इंक्रीज करता है, यानी डेल नॉट इंक्रीज करता है। क्यों? इसको ऐसे समझिए, जैसे जैसे उसका रेडियस बढ़ता है यानी उस लोब का साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी कि नहीं होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो रिपल्शन कम होगा कि नहीं होगा? रिपल्शन कम होता है तो उसकी वजह से डेल मतलब वहां पे मतलब अब वो ज्यादा पास आ जाता है लिगेंड। जब लिगेंड ज्यादा पास आ जाएगा तो डेल नॉट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हाँ या ना बोलिए, क्लियर है कि नहीं? तो डेल क्यू नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रेडियस, यानी यहां पे ऐसे ही बोलते हैं द लार्जर रेडियल एक्सटेंशन ऑफ द डी ऑर्बिटल एज एन इंक्रीजेस। तो जितना ज्यादा रेडियल एक्सटेंशन होता है उतना ज्यादा डेल बढ़ता है। नंबर 2, इन एडिशन जो दूसरी बात मायने रखती है वो रखती है रिपल्सिव लिगेंड इंटरैक्शंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉलर मेटल आयंस। तो जो लिगेंड और लिगेंड के बीच में जो दो अलग अलग लिगेंड थे उनके बीच का जो रिपल्शन है, क्योंकि बॉन्ड लंबा हो जाता है तो वो भी कम हो जाता है। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? जिसकी वजह से वो ज्यादा पास आ पाते हैं और डेल नॉट को और बढ़ा पड़ा। क्लियर है कि नहीं? तो इंट्रा लिगेंड रिपल्शन कम हो रही है, और डी ऑर्बिटल का एक्सटेंशन बढ़ रहा है। इन दोनों रीजंस की वजह से डेल नॉट बढ़ जाता है। आगे चल के जब हम आगे चलेंगे, ये एक्चुअल में थोड़ा बहुत तो रोल है इसका, पर एक्चुअल में जो रीजन है वो कोवेलेंसी का रोल है, वो यहां कंसीडर नहीं की गई। वो जब हम LFT पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बता पाऊंगा एग्जैक्टली कि क्यों n बढ़ने से डेल नॉट बढ़ता है। सही बात है। थर्ड वन इज एक्सचेंज एनर्जी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सचेंज एनर्जी जो होती है वो पैरेलल स्पिन्स के बीच में होती है। तो एक्सचेंज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्सचेंजेस। जितने ज्यादा एक्सचेंजेस होंगे उतनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होती है। ठीक है बच्चों, अब आप इस चीज को ऐसे समझिए। तो ये नंबर ऑफ एक्सचेंजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो D5 और वो अनपेयर्ड है वो ज्यादा करेंगे। तो ऐसा क्या होता है, जैसे अगर आप D5 की बात करें, ये 5 है। अब इसमें कितने एक्सचेंज हो सकते हैं? तो ये वाला इन चारों के साथ कर सकता है, हाँ है ना। उसके बाद ये वाला इन तीनों के साथ कर सकता है। उसके बाद ये वाला इन दोनों के साथ कर सकता है। और लास्ट में जो बचा है वो ये वाला, वो सिर्फ एक के साथ कर सकता है। तो 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा? कितने एक्सचेंजेस? 4 3 7, तो 9 1 10 एक्सचेंजेस। तो 10 एक्सचेंज हो पाते हैं। तो जनरली हाफ फील्ड के और फुल फील्ड के एक्सचेंजेस सबसे ज्यादा होते हैं। क्लियर? पर फुल फील्ड में तो स्प्लिटिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता क्योंकि वो फुल फील्ड है। क्लियर है? उसमें डेल नॉट आगे चल के देखेंगे तो CFSE 0 आती है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। पर हाफ फील्ड भी, क्योंकि अगर ये टूट जाएगा और ऊपर 2 चले जाएंगे और नीचे 3 चले जाएंगे तो एक्सचेंजेस हमेशा सेम एनर्जी में हो सकता है। तो इसका जो एक्सचेंज है और इसका जो एक्सचेंज है, यहां पे 2 एक्सचेंज मिलेंगे, यहां पे 2 + 1 3 एक्सचेंज मिलेंगे। क्लियर? तो टोटल 5, यहां कितने थे? 10। तो एक्सचेंज एनर्जी कम हो जाती है। इसीलिए ये चाहता ही नहीं कि डेल बढ़े। डेल जितना कम रहेगा कूद के चला जाएगा। भाई जितना आसपास रहेगा तो कूद के पहुंच जाएगा ना वहां पे। अब दूर रहेगा तो कहां पहुंचेगा? तो एक्सचेंज का कंट्रीब्यूशन कम होता जाता है जैसे जैसे डेल बढ़ता जाता है। तो ये चाहता ही नहीं कि उसका एक्सचेंज हो। इसीलिए आप देखोगे कि Mn2+ और Fe3+ has लोअर G वैल्यूज। इनकी हमेशा G वैल्यूज कम होती हैं। अगर आपको देखना है तो ये देखिए, +2 में अगर आप Mn2 को देखोगे तो सबसे लोएस्ट G वैल्यू है 8, और अगर आप +3 में देखोगे तो इसकी सबसे लोएस्ट G वैल्यू है 14। और इसी हिसाब से एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ
मेटल्स बनती है, यहाँ से नीचे जाते हुए डेल वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। तो ये भी थोड़ा काम होता है, इसको याद रखने का तरीका है। मेटल +2 में हम लोग याद रखने का एक तरीका बना लेते हैं। क्या? सबसे पहले तो Mn2 रहता है, उसके बाद जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम करते जाओगे, वो ये तो 3d5 सबसे कम रहता ही रहता है। फिर निकल 2 यानी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फिर कोबाल्ट 2 इसमें 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और फिर वेनेडियम 2 इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। तो इधर जाते हुए इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, डेल इंक्रीजेस। ये हम याद रखने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कोई मेथड नहीं है, ये हम याद रखने के लिए। और ये 3d5 हमेशा मिनिमम रहेगी। और यहां पे भी आपको +3 में भी याद रखना है कि Fe3+ हमेशा मिनिमम रहती है। क्लियर है? ये कहलाती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ मेटल्स। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे आ गया? अभी तक तो आप हमें 3 चीजें बता रहे थे, चौथी चीज जो मैंने आपको नहीं बताई, जो एक्चुअल में क्या है, इन लोगों का आयनिक रेडियस, इन लोगों की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कौन से ऑर्बिटल में है, तो डेल नॉट का इफेक्ट उस पर भी मैटर करता है। पर वो सब चीजें कहाँ निकालने बैठेंगे? नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए हम लोग ये मेटल की स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर लेंगे। सही बात है कि इधर इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, डेल इंक्रीज हो रहा है, और 3d5 का मिनिमम होता है, ऐसे याद रख लेंगे। और +3 वाले में भी Fe3+ का कम होता है, बस खत्म बात। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड्स, जैसे जैसे F बढ़ेगा वैसे वैसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड में आपका डेल बढ़ता जाता है। तो इसके लिए मैंने ये बना रखा है, इसको प्लीज अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये मतलब बड़ी मेहनत करके अलग अलग जगह से सारे लिगेंड इकट्ठा करके इनकी वैल्यू निकाली गई है। सही है? तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सही बात है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना? तो ये जो भी वैल्यू है, आयोडाइड सबसे कम है। जनरली आप ऐसे कर सकते हो कि X डोनर, फिर ऑक्सीजन डोनर, फिर नाइट्रोजन डोनर, फिर कार्बन डोनर, जनरली ऐसे कर सकते हैं, पर हमेशा नहीं होता है। तो आपको एग्जैक्टली ये सीरीज याद होनी चाहिए। 10 बार लिखिए, 12 बार लिखिए, पर ये सीरीज याद करिए। अगर आप याद नहीं करोगे तो हमेशा फंसोगे, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट क्लास में हाई स्पिन लो स्पिन कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि इस सीरीज का कितना महत्व है। तो ये सीरीज तो आपको याद होनी चाहिए, एंड आई होप आपको ये याद हो जाएगी आज शाम तक। क्लियर है? अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे कुछ, ताकि आप अपने जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं वो आप समझ पाए। देखिए, तो यहां पे आयोडाइड है ना? तो देखिए क्वेश्चन में द सीरीज विद करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेल नॉट। तो डेल नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आपको पता है CO का तो सबसे ज्यादा होता है और I- का सबसे कम होता है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, आया ना? CO का सबसे ज्यादा है और I- का सबसे कम है। CH3- और मतलब PPH3 में आप देखोगे तो PR3 का ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू CH3-। तो CH3- पीछे आएगा और PR3 का ज्यादा आएगा। आंसर डी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगला देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, अगले में आप देख रहे हैं, देखिए यहां पे डेल T की वैल्यू पूछी है। कोबाल्ट हमेशा +2 है, तो मेटल तो सेम है भाई, मेटल तो सेम है, लिगेंड अलग अलग है। एक ब्रोमाइड है, एक क्लोराइड है और एक NCS- है। अगर आप यहां पे जाएंगे, ब्रोमाइड ये रहा, क्लोराइड ये रहा और NCS- ये रहा। क्लियर है? तो देखिए ब्रोमाइड, क्लोराइड और NCS-। तो इधर जाते हुए आपका डेल नॉट बढ़ रहा है। तो ब्रोमाइड आपका B हो गया, क्लोराइड आपका A हो गया और NCS- आपका C। तो BSC आ जाना चाहिए, विच इज C। चलेगा कि नहीं चलेगा? इसके बाद अगर आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाँ, द डेल नॉट वैल्यू ऑफ NiH2O6 2+ जो है वो उसने दे रखी है 8500 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लोराइड की और अमोनिया की वैल्यू, तो आपको पता है जो लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ है वाटर और अमोनिया यही है। तो क्लोराइड का डेल नॉट लेस देन 8500 आएगा और इसका जो डेल नॉट होगा वो ग्रेटर देन 8500 आएगा। आएगा कि नहीं बच्चों? क्लियर? तो लोअर एंड हायर रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? ये लीगेंड फील्ड ही है। देखो कितने टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन आते हैं, पर हो जाते। 2019 का ही है, अभी का ही है। सही है? अब गेट 2021 में भी आ रखा है। देखिए आपको डेल नॉट बताना है। फ्लोराइड से ज्यादा होता है H2O, H2O से ज्यादा होता है साइनाइड। क्लियर? तो साइनाइड का सबसे ज्यादा आएगा, डेल नॉट ही पूछा है, तो साइनाइड का सबसे ज्यादा हो गया।
क्लियर है कि नहीं क्लियर? साइनाइड का सबसे ज्यादा, फिर H2O और फिर F6 माइनस। गेट 2021 का क्वेश्चन, ये IIT जैम 2006 का क्वेश्चन। देखिए आपसे पूछ रखा है डेल नॉट किसका ज्यादा होगा, तो मेटल का मायने रखेगा। डेल नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद डायरेक्टली पहले आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, पहले N ज्यादा होना चाहिए। तो रोडियम क्या होता है 4d6 होता है, कोबाल्ट 3+ क्या होगा 3d6 है, और ये कोबाल्ट +2 है, तो ये मेटल +3 है, ये +2। तो पहले N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसीलिए रोडियम का ज्यादा। फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसीलिए कोबाल्ट 3+ का कोबाल्ट 2+ से ज्यादा। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे आपसे पूछ रखा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो ये जो Cp- होता है ना बच्चों, ये साइनाइड से कम होता है, पर साइनाइड से ज्यादा होता है Cp*-। Cp क्या होता है? साइक्लोपेंटा डायनाइल, ये Cp होता है, ये Cp होता है। हर जगह अगर आप मिथाइल लगा दो तो आपका Cp-। चलेगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये वाली जो वैल्यू होती है साइनाइड से ज्यादा, पर आपको साइनाइड से कोई लेना देना ही नहीं है। अरे हाँ है ना, तो आप बड़े आराम से समझ जाएंगे कि EnVn है तो Cp- सबसे ज्यादा होना चाहिए, यहां भी Cp- सबसे ज्यादा है। क्लोराइड और वाटर में वाटर ज्यादा होगा और En सबसे ज्यादा होगा। क्लोराइड, वाटर, En और फिर C5H5। चलेगा कि नहीं चलेगा? ये ऑर्डर आना चाहिए, क्योंकि ये साइनाइड से थोड़ा सा कम होता है और Cp* जो होता है वो साइनाइड से ज्यादा होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, IIT जैम 2018 का। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेल नॉट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस है इरिडियम साइनाइड 6, इरिडियम कोड अहिर, तो IR 3+ है, 5d6 हो जाएगा। हाँ, कोबाल्ट रोडियम 3, 4d6 हो जाएगा, और कोबाल्ट 3+ आपका 3d6। तो सबसे ज्यादा तो IR होना चाहिए, फिर रोडियम आना चाहिए, है ना। बट रोडियम में साइनाइड का ज्यादा आएगा I- से, यस। तो इरिडियम साइनाइड, रोडियम साइनाइड, इरिडियम साइनाइड, रोडियम साइनाइड, रोडियम आयोडाइड। क्लियर है कि नहीं? तो कोबाल्ट का सबसे कम, क्योंकि इधर जाते हुए N डिक्रीज, डेल डिक्रीज, ठीक। और यहां पे डेल का ऑर्डर साइनाइड के लिए ज्यादा आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो इसीलिए पहले 5d6, फिर इन दोनों में देखा और फिर यहां देखा। क्लियर है? इस तरह आपके सारे PYQ खत्म हो गए। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए हाई स्पिन लो स्पिन लेकर आऊंगा, वो जरूर आपको सॉल्व करना है, और नीचे दिया गया टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना। चलिए ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर। हेलो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आप ऐसा ही एक्सक्लूसिव कंटेंट पाना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए ASAP केम टाइम ऐप, जहां पे आपको IIT जैम, CSIR नेट, गेट्स, UET PG, असिस्टेंट प्रोफेसर, PGT केमिस्ट्री, इन सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज, मटेरियल्स, कोर्सेज सब कुछ मिल जाता। तो देरी किस बात की है, डाउनलोड कीजिए ASAP केम टाइम ऐप या कांटेक्ट कीजिए नीचे दिए हुए नंबर पे।